वेलकम स्टूडेंट्स। आज 8th वीडियो लेकर के आ रहा हूं। लास्ट फॉर्मूला हमारा फोकस रहेगा इनकम मेथड। 3 मेथड है आपके सिलेबस में जो दिया गया है, वो मेथड्स मैं पहले कवर कर रहा हूं। और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं इसमें, इस चैप्टर में आते हैं, जो हायर स्टडीज में बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, उसमें पूछे जाते हैं, उस कोर्स में है, या दूसरे जो बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, उसमें भी वो फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसको मैं बाद में कवर करूंगा। पहला यही है कि सीबीएसई कोर्स में जो है हमारे पास किस तरह से सिलेबस आ रहा है, उसे मैं कवर कर रहा हूं। तो आज जो हमारा मेथड होगा वो है इनकम मेथड टू मेजर जीडीपी एंड नेशनल इनकम। आपको याद होगा पिछले वीडियोस में मैंने एक मॉडल लिया था, इकोनॉमिक मॉडल लिया था, जिसे हम सिंपल मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम ये एज्यूम करें कि कैलकुलेशन कंप्यूटिंग मिस्टेक्स न देखी जाएं, इनकंसिस्टेंसी न देखी जाए, या कुछ एरर्स ओमिशंस जो है उनको हम नजरअंदाज करें, तो कॉन्सेप्चुअली every income is to be produced. It has to be generated. A single rupee which is generated in an economy, in society, the equal amount of goods and services is produced for that rupee. अगर 1 रुपया भी जनरेट हो रहा है सोसाइटी में, तो उसके बराबर का गुड्स एंड सर्विस इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स under the income method we are considering only that type of income which is generated on account of the production of goods and services. If there is no goods and services produced and income is generated, that should not be included. तो ऐसी कौन सी इनकम हो सकती है, आय हो सकती है, जो हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन उसके लिए किसी भी प्रकार का गुड्स एंड सर्विस जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे किसी ने कोई अपार्टमेंट, बिल्डिंग, घर अपना बेचा, या अपनी कार बेच दी, या अपनी बाइक बेच दी, या किसी भी प्रकार की जो भी एसेट्स हैं उसके पास, उसको वो बेच रहा है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी बाइक बेची है, अब उसने ये बाइक बेची है 2020 में, लेकिन ये बाइक जो है उसने खरीदी थी कहीं 2018 में या 17 में। इसका मतलब जब 2017 या 18 में ये बाइक बनी थी, उससे जो इनकम जनरेट हुई थी वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो गई थी, उस साल में, उस फाइनेंशियल ईयर में इंक्लूड हो चुकी थी। इसलिए अब उस वैल्यू को जो सेकंड हैंड बाइक के तौर पर बेच करके इनकम आ रही है, हम उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज नो न्यू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिहाइंड दैट पर्टिकुलर इनकम, एंड दैट्स व्हाई दैट इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड। नंबर 1। नंबर 2, some people are receiving income on account of selling their stocks and bonds, shares. These are the financial transactions and there is no goods and services produced behind these transactions. ये इस प्रकार के ट्रांजेक्शन्स हैं जहां पर कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं किया है, इसलिए जो इनकम शेयर बेचने से, बॉन्ड्स को बेचने से प्राप्त हो रही है, हम उसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसी प्रकार गवर्नमेंट जो होती है वो इस तरह की इनकम लोगों को प्रोवाइड कराती हैं, जिसके एवज में किसी प्रकार का फैक्टर सर्विस नहीं लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी फैक्टर सर्विसेज हायर नहीं की जाती है। तो सीधी सी बात है, कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं किया गया, बावजूद इसके सरकार की तरफ से कुछ लोगों को आय यानी इनकम प्राप्त हुई। इन्हें हम
यहाँ इकोनॉमिक्स टर्म्स में ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं। गवर्नमेंट दे रही है इसलिए पेमेंट्स है, अगर व्यक्ति उसे रिसीव कर रहा है तो वो ट्रांसफर रिसीव्स कहेगा उसे। तो ट्रांसफर रिसिप्ट जो होती हैं या ट्रांसफर पेमेंट जो होती हैं उन्हें भी हम ऐड नहीं करते हैं। इसका बहुत साधारण सा एग्जांपल है, बच्चों को उनके माता पिता पॉकेट मनी देते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों के पास इनकम है, खर्च करने के लिए पैसा है, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं दी है। ये केवल एक ट्रांसफर ऑफ मनी है, इनकम है, फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। एक स्रोत से दूसरे स्रोत को जब पैसा ट्रांसफर हो जाता है बिना किसी गुड्स एंड सर्विस के प्रोड्यूस किए तो हम उसे ऐड नहीं करते हैं, उसे ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट खर्चे करती है वो हो सकता है बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट एलोवेंसेज जिसको हम कहते हैं, या फिर ओल्ड एज पेंशन्स जो होती हैं वो दी जाती हैं। अभी देखिए आप, अभी जो चल रहा है समय, सभी लोग अपने घरों पर हैं क्योंकि हम जो पेंडेमिक है, जो आपदा है, सब जगह महामारी फैली कोरोना के रूप में, उसमें कई लाखों लोग अपने घरों में हैं। वो कोई कार्य सरकार के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने 1000 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये, जैसा जहां जिस राज्य में जो नियम कायदे कानून रहे हैं उसके चलते ये पैसा ट्रांसफर किया गया है। तो ये इनकम जरूर होगी उनकी, लेकिन इसे नेशनल इनकम काउंट करते वक्त हम ऐड नहीं करेंगे। तो तमाम इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता देता हूं। ये मैंने सामने इसका फ्लो चार्ट बना दिया है, सभी फॉर्मूलेस के मैंने आपको शुरू से फ्लो चार्ट दिए हैं। यहाँ पर आप ये फ्लो चार्ट देखिए और मैं आपको समझाता भी जा रहा हूं कि क्या फ्लो चार्ट है। या हम जो है जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करने के लिए इस फ्लो चार्ट को यूज कर रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले लिया है हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेम्यूनरेशंस जो हम देते हैं वेजेस के तौर पर, उसे हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलते हैं। एम्प्लॉयर नियोक्ता जो काम पर रखता है, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी जो किसी के लिए अपनी सर्विसेज देता है। तो जब वो अपनी सर्विसेज दे रहा है तो जाहिर सी बात है लग्जरियस टाइम जो है उसके पास, आराम से बैठने का जो समय है, आराम करने का जो समय है, उसको त्यागता है वो, और ये किसी दूसरे को प्रदान करता है। तो इसकी जो ये तकलीफ है, इस तकलीफ के लिए जो मुआवजा दिया जाता है उसे ही हम रेम्यूनरेशन कहते हैं या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहते हैं। ये आपके पास वेजेस एंड सैलरी इन कैश भी हो सकता है, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड भी हो सकता है। जनरली सैलरी जो है परमानेंट स्टाफ को दिया जा रहा है, वेजेस डेली वर्क के आधार पर दिया जाता है। कैश यानी कि आपको नकद के रूप में सैलरी दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है इसमें जैसे कि बेसिक पे आ जाता है कि आपकी मूल वेतन कितना है, बेसिक पे क्या है, डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से हाउस अलाउंस है, इस तरह से कई तरह के अलाउंसेस जो होते हैं एक कर्मचारी को मिलता है। अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो भी उसको एक मुफ्त पेमेंट कुछ मिलती है। जो भी कैश मिलता है वो इसमें आ रहा है। फिर इन काइंड, इन काइंड मतलब आपको कीमत चुकाई जा रही है लेकिन उस कीमत के लिए कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, कोई पेमेंट आपको रिसीव नहीं हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपने ऑफिस आते हैं और 9 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे जो भी है आपका ऑफिस कार्य, उसमें आप ऑफिस में रहते हैं, तो ऑफिस आपके लिए व्यवस्थाएं करती है कि भाई आप लंच जो है ऑफिस की तरफ से ले लें। तो ये जो खाने पीने का खर्चा हुआ ये भी आपके लिए रेम्यूनरेशन ही है, तो ये सैलरी का पार्ट होता है बट इन काइंड हो गया। इसी तरह से आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, हो सकता है रहने के लिए घर दे दिया हो सकता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के बीच में जो समय आप दे रहे हैं जब आप आ रहे हैं तो उसका कन्वेंस का खर्चा आपको दे दिया गया हो। तो ऐसे तमाम खर्चे जिसके लिए सीधे तौर पर आपको कोई पेमेंट, कोई कैश पेमेंट नहीं हो रही है, लेकिन इससे आपकी बचत जरूर हो जाती है क्योंकि वो पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ रहा है। और वो खर्चा कौन वहन कर रहा है? वो खर्चा वहन कर रहा है आपका यानी कर्मचारी का नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर। तो हम इसे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी ये मैं काइंड की बात कर रहा था,
तो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड जो है आप इसमें ले लेंगे। अब इसी तरह से एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी जो है इसका सब पार्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। तो फर्स्ट का सब पार्ट ए वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, और बी पार्ट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एक चीज बहुत ध्यान रखिए, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, भूलना मत कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन देते हैं तो कई बार एम्प्लॉयर्स की जगह एम्प्लॉइज कर देते हैं, एम्प्लॉयर्स नहीं करके एम्प्लॉइज कर देते हैं। तो एम्प्लॉइज नहीं लेना है, एम्प्लॉयर्स लेना है। मैं इसका लिए आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। पहले तो ये समझ लें कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी क्या है। देखिए सबको पता है हर व्यक्ति पूरी जिंदगी काम नहीं कर सकता। एक समय आएगा जब हमें अपने काम से छुट्टी लेकर के घर पे ही रहना होगा, और ये मैं बात कर रहा हूं रिटायरमेंट की। जब हम रिटायर होते हैं अपने काम से, तो भी ये जिसके लिए हमने बरसों कार्य किया है, 25 साल 30 साल, तो यहां उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपको ऐसे समय में सपोर्ट करे। उस सपोर्ट के लिए जिस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स या खर्चे जो किए जाते हैं वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है। जैसे कि पेंशन हो गई, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुइटीज हो गई। अगर आपका कोई इंश्योरेंस हो रहा है, मान लीजिए पायलट है तो जान जोखिम में डालता है, उसका कार्य जो है जोखिम भरा है, एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए जो एम्प्लॉयर है वो उसके इंश्योरेंस का प्रबंध करता है। खुदा न खास्ता अगर कभी कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली को सपोर्ट किया जा सके। तो जो इंश्योरेंस का पैसा कंपनी, नियोक्ता, एम्प्लॉयर डिपॉजिट करता है, या पेंशन में जो अंश, जो शेयर एम्प्लॉयर का होता है, प्रोविडेंट फंड में जो अंश एम्प्लॉयर का होता है, ये भी कंपनसेशन का पार्ट है। एम्प्लॉयर जो पैसा डालता है, देखिए मैं आपको कहता एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए ये पायलट वाला ही हम उदाहरण लेते हैं। तो पायलट की इंश्योरेंस पॉलिसी है 1 करोड़ की। अब उस 1 करोड़ की पॉलिसी का प्रीमियम मान लीजिए 10,000 रुपया आ रहा है महीने का, लेकिन अब उस 10,000 में जो उसकी कंपनी है, एयरलाइन कंपनी है, वो 8,000 रुपया देती है। प्रीमियम टोटल देना है 10,000, लेकिन कंपनी दे रही है मात्र 8,000। तो बाकी के जो 2,000 है वो कौन दे रहा है? वो एम्प्लॉय खुद दे रहा है। तो ये 2,000 रुपीज यहां इंक्लूड नहीं होंगे, यहां केवल 8,000 रुपीज होंगे जो एम्प्लॉयर दे रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार ऐसा क्वेश्चन में होता है एम्प्लॉयर की जगह दे दिया जाता है एम्प्लॉइज। तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन जो है कैश और इन काइंड हो सकता है, वेजेस एंड सैलरी के रूप में, या फिर वो दिया जा सकता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जो मैंने आपको बताया। पेंशन हो सकती है, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, और भी किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो सकती है, इंश्योरेंस को लेकर के, ग्रेचुइटी को लेकर के। ग्रेचुइटी जो है रिटायरमेंट के बाद में, यानी कि कम से कम 10 साल का जो है आपका सर्विस होना चाहिए, उसके बाद में जो है एम्प्लॉयर आपको कुछ पैसा देता है, एक मुश्त पैसा देता है, तो वो ये सब इसमें आ जाएगा। तो पहला पार्ट हमारा हो गया। दूसरा, अब ये किसको गया? ये गया लेबर को। तो देखिए फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, यानी लैंड लेबर कैपिटल। तो लेबर का काम हो गया, लेबर को सैलरी मिलती है, सैलरी का मैंने वो पार्ट बता दिया। अब बचे कौन? अब बचे लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? लैंड को मिलेगा रेंट, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। तो इन्हें हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है उसमें आप ये तीनों ले लेंगे जो मैंने इसके सब पार्ट बताए। इस सेकंड के सब पार्ट हैं ए, बी, सी और डी, जिनके नाम है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। तो रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, और प्रॉफिट जो है वो रिटर्न है किसका? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए।
तो जो रिटर्न्स दिए जा रहे हैं, फैक्टर रिटर्न्स, फैक्टर पेमेंट्स दी जा रही है किसको? लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को, उसे हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा नाम भी है ऑपरेटिंग सरप्लस। मैं शुरू से कहता आया हूं, ये जो अलग अलग नाम है आपको याद रखने हैं। इस हेड के अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी ऑपरेटिंग सरप्लस में आपके पास 4 सब हेड है: रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। तो वही ट्रीटमेंट है। यदि आपको ये ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है you will get the values for rent, interest, royalty, profit, whichever is available in the question you have to add up, it will make operating surplus. तो ये सेटिंग जो है आपको इस तरह से मिल रहा है। If operating surplus is directly given and apart from operating surplus, rent, interest, royalty, profit, anyone is given, you should not take the values of these head because these are the sub part of operating surplus. So there is no need to take the sub part if operating surplus is already given. तो ध्यान रखेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो उसके सब पार्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, जो एंटरप्रेन्योरशिप को लाभ मिल रहा है। तो लाभ के 3 हिस्से हम यहां देखते हैं जो यहां लिखे हुए हैं, 1, 2 एंड 3। तो पहला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यानी कि लाभ। आजकल तो क्या, पहले का एक समय था जब ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स होते थे, बिजनेसेस होते थे, वो अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा शेयर नहीं करते थे। उनका ये रहता था कि जो पैसा है वो मार्केट पर एक फिक्स इंटरेस्ट पर लिया जाए और जो भी प्रॉफिट है उनका होता था और अपना फिक्स इंटरेस्ट जो है पे करना है उसे करते थे। लेकिन आज के दिनों में, आज के समय में हम यही देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो है बिजनेस में शेयर होल्डर्स को लाना चाहते हैं। तो इसके बारे में फिर कभी मैं बात करूंगा कि क्या शेयर मार्केट है, क्या होती है शेयर होल्डिंग वगैरह। एक ऐसे ही एक वीडियो मैं जरूर लेकर के आऊंगा। तो शेयर्स जो होते हैं, जैसे बिजनेस में मान लीजिए 100 रुपए का बिजनेस है, उस 100 रुपए के बिजनेस में मेरा 10 रुपया है और बाकी 9 लोगों का भी कुछ रुपया है, तो मैं उसका शेयर होल्डर हो गया। तो मुझे उस 10 रुपए यानी कि 10% के हिसाब से अगर जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक अंश मुझे मिल जाएगा, लाभांश जिसको हम बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ऑल द शेयर होल्डर्स विल गेट द पार्ट ऑफ profit, total profit according to their contribution to the company in the form of shares. तो ये डिविडेंड, उसी को हम बोलते हैं लाभांश। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट होता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उस प्रॉफिट को पूरी तरह से सभी शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाए, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो आने वाले समय के लिए जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी, चाहे उसके कैपिटल फॉर्मेशन में जरूरत हो सकती है या कोई ऐसा हो सकता है आपत्तिजनक समय आ जाए, आपातकालीन समय आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो कुछ पैसा चाहिए होता है। तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, कुछ पैसा कंपनी में ही उसके फर्दर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को लेकर के, उसके डेवलपमेंट को लेकर के, उसको आगे बढ़ाने को लेकर के जो पैसा प्रॉफिट का एक हिस्सा रख लिया जाता है, जिसे न तो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, न टैक्स के रूप में उसे दिया जा रहा है, वो उसे रख लिया गया है, इसे हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम रिटेन कर लिया, हमने उसे रख लिया, रिटेन अर्निंग। ठीक है ना, रिटेन अर्निंग हो गया। जैसे मान लीजिए एक बार्बर शॉप है, तो बार्बर जो है, नाई जो है, अपने यहाँ काम करता है। अब उसको उस्तरों की जरूरत है, मशीन की जरूरत है, कटिंग के लिए है, सीजर्स वगैरह है, वो घिसती रहती है, खराब होती है। अब उसका कुछ प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 100 रुपया उसका प्रॉफिट हुआ, तो अपने घर को 100 रुपए पूरे नहीं ले जा रहा है। उसने कहा भाई इसमें से 20 रुपए मैंने रख दिए ताकि ये जो मेरे इक्विपमेंट्स है ना, इसकी देखभाल के लिए, इसके डेप्रिसिएशन को कंपनसेट करने के लिए, आगे और नई मशीनरी कुछ लानी है, उसके लिए 20 रुपए मैं काम में ले लूं। तो ये 20 रुपया आपका क्या कहलाता है? रिटेन अर्निंग। इसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर।
तो व्हाट आर द नेम्स? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग, कॉर्पोरेट सेविंग्स और सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, जो प्रॉफिट पर टैक्स सरकार को जाता है, इसे हम कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं। तो हाउ मेनी सब पार्ट ऑफ प्रॉफिट? देयर आर 3: डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स. If you will not get the profit in your question, it may be possible that you will get dividend, undistributed profit and corporation profit or any one of them. कोई एक भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो वही सिस्टम है, आप इन तीनों को ऐड कीजिए, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें ये ऐड कीजिए, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास दूसरा कंपोनेंट हो गया। पहला कंपोनेंट था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा जो है ये है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, बहुत सारे प्रकार की इनकम आप इसमें ले सकते हैं। देखिए, अगर कोई कंपनी है, बड़ी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो आप हायर करते हैं, लेबर हायर करते हैं, परमानेंट वर्कर्स होते हैं, टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं। उसके बाद में आप बैंक से कैपिटल लेते हैं या आप मार्केट से कैपिटल लेते हैं, तो शेयर होल्डर्स होते हैं। यानी कि आप अपनी पूंजी जो है बाहर से कहीं से जुटा रहे हैं। उसके बाद में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, पार्टनरशिप में भी हो सकती है, तो हर किसी को उनका शेयर देना है। लेकिन कई बार ऐसे बिजनेस होते हैं जिसको हम प्रोफेशनल बिजनेस कहते हैं, जैसे टीचिंग हो गया, आर्किटेक्ट का काम हो गया, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, होम आर्किटेक्ट हो गए, डेकोरेशन करने वाले लोग हो गए, छोटी मोटी दुकानें चलाने वाले लोग हो गए। तो वो सभी प्रकार के कार्य वही कर रहे हैं, वहां पे वर्कर भी वही है, एंटरप्रेन्योर भी वही है, लैंड मान लीजिए, दुकान भी उसी की है, ठीक है, पूंजी लगाई तो उसने ही अपनी पूंजी लगा रखी है। लेकिन जैसा पहले मैंने कहा था, बिजनेस और व्यक्ति अलग होते हैं। तो इनको वो भले ही अपने आप को कोई सैलरी नहीं दे रहा है, लेकिन एक सैलरी इंप्यूट की जाएगी, उसकी गणना की जाएगी। वो रेंट नहीं दे रहा है डेली, लेकिन एक मार्केट रेट से उस जगह की रेंट को कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस तरह की जो इनकम्स होती है उसे हम मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में डाल देते हैं। यानी प्रोफेशनल वर्क के लिए जो इनकम आ रही है वो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाएगी। तो डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, छोटे मोटे परचून की दुकान चलाते हैं या अपना कोई काम करते हैं, कोई कंसल्टेंसी एजेंसी है, ऐसे तमाम तरह के जितने काम हैं उनसे होने वाली इनकम आपकी जाती है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो हमने क्या किया? नंबर 1 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज समझ लिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जिसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस कह रहे हैं, ये कंपोनेंट ले लिया सेकंड, और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ले लिया। फिर आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट में कि मैं फोर्थ कंपोनेंट जो है वो ऐड करा रहा हूं डेप्रिसिएशन, और फिफ्थ कंपोनेंट में ऐड करा रहा हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप कहेंगे कि ये डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो कॉमन कॉन्सेप्ट हैं जो हर जगह यूज होते हैं। बिल्कुल सही कहा। दरअसल आप देखिए यहां ध्यान से कि हम वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, GDP-MP। अब एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि हमने डेप्रिसिएशन नहीं जोड़ा, डेप्रिसिएशन नहीं जोड़ा, फोर्थ कंपोनेंट डेप्रिसिएशन ये हमने नहीं जोड़ा, तो भाई ये क्या बना? ये बना नेट। क्या बन गया? नेट। अब अगर हम ये फिफ्थ कंपोनेंट भी नहीं लेते, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या नहीं लेते? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तब ये मार्केट प्राइस आपका क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। यानी हम कंपोनेंट 1, 2 और 3 ऐड करते हैं तो इससे हमारे पास वैल्यू आती है एनडीपीएफसी। देख लीजिए, एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3, यानी सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमआईएसई। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नेशनल इनकम पूछा है
तो क्या हुआ आपके पास, एनडीपीएफसी आ गई है डायरेक्ट, केवल 3 कंपोनेंट जोड़ने से, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, एमआईएसई यानी मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब आपका काम क्या रह जाएगा, आप इसमें एनएनपीएफसी लाने के लिए सीओई प्लस ओएस प्लस एमआईएसई प्लस एनएफवाईए को जोड़ दें, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये आपका कंपोनेंट हो जाएगा एनएनपीएफसी। और ऊपर वाला जो मैंने फ्लो चार्ट पूरा आपको बता रखा है वो आपको जीडीपीएमपी देता है। नेशनल इनकम से जीडीपीएमपी लाना है तो ये 5 कंपोनेंट जोड़ने पड़ेंगे। इसलिए मैंने पहले फ्लो चार्ट में क्या जोड़ के रखा था, डेप्रिसिएशन, और क्या जोड़ के रखा था, नेट। अगर मैं इन दोनों को नहीं जोड़ता हूं तो क्या बनता है, एनडीपीएफसी। और डेप्रिसिएशन जोड़ देता हूं तो ग्रॉस हो जाता है, नेट जोड़ देता हूं तो मार्केट प्राइस हो जाता है। तो इस तरह से आपने ये पूरा देखा कि इनकम मेथड जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करा दूं। इनकम मेथड में हमें ध्यान रखना है ऐसी इनकम को ही लेना है जिसके पीछे, जिसके लिए कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विस उस करंट अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस हुआ है। और यही कारण है कि सेकेंड हैंड गुड के सेल से जो इनकम होती है वो इसका हिस्सा नहीं होता। शेयर और बॉन्ड से जो पैसा, देखिए यहां पे मैं आपने बोलेंगे डिविडेंड, आपने शेयर का नाम दिया, तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा है। और प्रॉफिट यानी कि आपने कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विस बेचा है, उसको बनाया है, तो उस अकाउंटिंग ईयर में आपने वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करी है। लेकिन जो शेयर्स और बॉन्ड्स की वैल्यूएशन बढ़ती है या घटती है उसका आधार गुड्स एंड सर्विस के प्रोड्यूस होना नहीं होता है, उसके फैक्टर्स अलग होते हैं। वो केवल एक ट्रांजैक्शन का काम है। वहां पर जो पैसा है, जो ट्रांजैक्शन है, जो ऑनरशिप है, जो होल्डिंग है, वो शेयर्स की एक जने से दूसरे जने को ट्रांसफर होती है, एक सोर्स से दूसरे सोर्स को ट्रांसफर होती है। तो वहां कोई प्रकार का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसलिए हम शेयर्स और बॉन्ड्स को बेचने से होने वाली इनकम को नहीं लेते हैं, लेकिन डिविडेंड के तौर पर एक शेयर होल्डर के नाते जब आपको कोई पैसा प्राप्त होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में, तो उसे लिया जाता है क्योंकि वो प्रॉफिट का एक हिस्सा है। तो ये ध्यान रखना है। तो ट्रांसफर इनकम भी हमें नहीं लेनी है। उसके बाद में जो रेम्यूनरेशंस होते हैं, इनकम के पार्ट होते हैं, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है। इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी में डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं तो बन जाता है जीडीपीएफसी, और नेट जोड़ देते हैं तो बन जाता है जीडीपीएमपी। इट्स वेरी इजी। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको अब मैं सारे न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, इनकम के 1-2 अलग से बता करके फिर कंबाइंड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं उनकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, ध्यान से देखिए और रेगुलर रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।